Hello students, welcome to online classes. This is Gurpreet Singh. हम क्लास 11th की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द अर्लियर सोसाइटी। देखिए बच्चों, क्या है ये अर्लियर सोसाइटी? एक टाइम था जब पूरा ह्यूमन स्पीसीज, पूरे ह्यूमन जाति कहाँ पर रहा करती थी? ये रहा करती थी ईस्ट अफ्रीका में। कैसे ये ईस्ट अफ्रीका से पूरे वर्ल्ड में फैल गए, हर जगह पर आज ह्यूमन है, कैसे ये इतनी दूर तक फैल गए, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो होमोसेपियंस है क्या। होमो है ह्यूमन, जो हमारा इंसान, इसकी एक खास कास्ट है, एक खास प्रजाति है, खास लोग हैं, वो है सेपियंस। सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो भी थे, जो होमो से, वो थे होमो सेपियंस। अब वो इतनी दूर तक कैसे गए, कैसे फैले, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात है 13.2 बिलियन ईयर का हुआ करते। देखिए इस टाइम में जो अर्थ आई वो एक अपने एग्जिस्टेंस में आई। शायद ऐसा मानते हैं कुछ कि वो ब्लैक होल से आई या कुछ भी रिएक्शन हुई जिसके कारण अर्थ आई, और धीरे धीरे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, एटम से एटम बने, कुछ नए नए काम हुए यहाँ पर इंडिया अपने अर्थ पर। तो इसमें कुछ बायोलॉजिकल इवेंट्स भी हुए जिसके कारण ह्यूमन के जो एंसेस्टर हैं, तो किसी के एंसेस्टर जो हम मान सकते हैं कि चिंपैंजी से रिलेट थे, वो आए। तो वो कैसे आए और आगे कैसे फैले? तो देखिए धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होती गई, चाहे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर थी, ये जो भी थे, तो वो आए थे ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में ही सबसे जो पुराने सोर्स मिले हैं, जिसमें हम मानते हैं कि इसी जगह पर ह्यूमन, जो फर्स्ट ह्यूमन है, वो आया होगा, यहाँ पर उसने प्रोग्रेस की होगी। देखिए ये है अफ्रीका, और यहाँ ईस्टर्न अफ्रीका में जो होमोसेपियंस थे। एक बच्चों आपको वर्ल्ड का मैप अच्छी तरह से आना चाहिए, कैसा है वर्ल्ड का मैप। तो देखिए ये है अफ्रीका, और यहाँ पर है स्पेन का एरिया, जो कि यूरोप में खास देश है, एक कंट्री है। उसके बाद आता है हमारा नॉर्वे का एरिया। ठीक है ना बच्चों? नॉर्वे के बाद हमारा ऑस्ट्रिया, रशिया, इस तरह सेंट पीटर्सबर्ग करते करते यहाँ पर है हमारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जिसे हम मिलाकर कहते हैं ब्रिटेन। ठीक है बच्चों? इसके बाद हमारा यहाँ पर प्यारा सा इंडिया, इसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ये सभी कंट्री। ठीक है ना बच्चों? इस तरह से चाइना लास्ट में, नॉर्थ साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, इसके नीचे वियतनाम। ठीक है? बहुत सारे आइलैंड हैं। इस जगह पर है ऑस्ट्रेलिया हमारा, यहाँ पर है न्यूजीलैंड। ओके बच्चों? मेडागास्कर, यहाँ पर श्रीलंका है, सबसे बड़ा होगा श्रीलंका, यहाँ पर है श्रीलंका। ओके बच्चों? इसके बाद यहाँ पर है साउथ अमेरिका, पनामा, एक्सपो करते करते। देखिए बच्चों शुरुआत कैसे हुई, यहाँ से ह्यूमन निकला बाहर क्यों, वो जगह पर गया। अब ये क्यों गया? हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए या रहने के लिए सबसे जरूरी दो सोर्सेज हैं। कौन कौन से? खाना पान, खाना पीना, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। अफ्रीका में वैसे तो रिसोर्सेज बहुत थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो रिसोर्सेज कम होने लगे। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन पर्टिकुलर ईस्ट अफ्रीका में रिसोर्सेज कम होने लगे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ठीक है? आपस में लड़ाइयां होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, तो इससे बड़ी हुई पॉपुलेशन के कुछ ह्यूमन होमोसेपियंस और लोग और डायरेक्शन में जाने लगे। ये थे कोई 100, 200 ऐसे ग्रुप्स में चलने लगे। ठीक है ना बच्चों? चलने लगे।
अफ्रीका से निकल के इंडिया में, और इंडिया से आगे चलते हुए ये नॉर्दर्न अमेरिका से पनामा सी को क्रॉस करते हुए अमेरिका में, और इसी तरह ये चाइना को क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहुंच गए। इसके बाद ये यूरोप में भी गए, नॉर्दर्न यूरोप में गए, कुछ बहुत ऐसी जगह हैं नॉर्थ में, वहां पर गए। नॉर्थ जो एशिया था या नॉर्थ यूरोप था, वहां पर मैमथ या बड़े बड़े एलिफेंट जिसे कहेंगे, ये बहुत ज्यादा थे। अब इनसे इनको क्या फायदा हुआ? मैमथ एक तो इतने बड़े, इतने उसमें मीट था, वो ये खाते थे। इसके बाद उनके जो दांत थे वो काम आते थे। और खास बात, जिस एनवायरनमेंट में रशिया था या जिस एनवायरनमेंट में होमो सेपियंस गए थे, जहां पर मैमथ थे, वहां पर इसको हम लंबे पीरियड तक खा सकते थे। यहाँ पर जो मीट था वो खराब नहीं होता था, क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वहां का की जो मौसम था, वहां के टेम्परेचर था वो लो था। तो ठंड में तो हमें मालूम है ना कि हमारे घर में कोई सामान पड़ा है फ्रिज में तो खराब कम होता है, किसके कंपैरिजन में अगर वो सामान बाहर पड़ा हो। ठीक है ना बच्चों? तो ये धीरे धीरे फैलने लगे। अब हमें कैसे पता लगा कि ये अफ्रीका से आए थे? जो सबसे पुराने फॉसिल्स मिले हैं, है ना बच्चों, ये मिले हैं ईस्टर्न अफ्रीका में ह्यूमन फॉसिल्स। अब वहीं पर क्यों मिले हैं, वहीं पर क्यों आया, ये भी एक क्वेश्चन है जिस पर हम थिंक कर सकते हैं। अब फॉसिल्स की बात करते हैं, ये क्या होती है। देखिए, जब कोई होमो सेपियंस या उससे रिलेटेड कोई भी ह्यूमन मर गया, खत्म हो गया, तो कई बार क्या होता है, रोक के बीच में चला जाता, या अगर हम जो कोल्ड एरियाज हैं उनकी बात करें तो वहां पर बर्फ थी, उनके नीचे दब गया। अब उससे उससे कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं जिससे कि उसकी जो फॉसिल्स हैं या उसके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो खराब हो जाए, है ना। तो उनको ले जाकर लैब में उनको टेस्ट किया गया। लैब में टेस्ट किया गया तो उनकी जो डीएनए स्ट्रक्चर थी उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिली। जैसे कि ये देखिए, एक लाइन में यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ का जो फॉसिल्स मिले हैं, यहाँ फॉसिल्स मिले हैं, यहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं, इनमें बहुत ही सिमिलैरिटीज मिली है। जैसे कि जो इंडिया का तमिल एरिया है, जो तमिलनाडु का एरिया है ना, तमिल, यहाँ से कुछ फॉसिल्स मिले हैं और कुछ मिले हैं ईस्टर्न अफ्रीका से और कुछ मिले हैं यहाँ पर मेसोपोटामिया, इराक, इस एरिया से। तो इनमें सिमिलैरिटी मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस पाथ में होमो सेपियंस ने माइग्रेट किया होगा। अपना लाइफ बचानी है, एग्जिस्टेंस रखना है, तो उन्होंने ऐसा किया। ये इसी तरह हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम करेंगे सिविलाइजेशन, जैसे ये खास सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया का। ठीक है ना, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। एक बच्चों बात और है कि ह्यूमन ह्यूमन के इतनी सीरीज क्यों नहीं है। जैसे कि आज के टाइम में देखें तो डोंकी है, उसकी सीरीज है, और तो और छोटी छोटी चीजियां उनकी स्पीसीज भी है, लायन की स्पीसीज है, मैमल है उनकी स्पीसीज है, एलिफेंट की स्पीसीज है, कैट की स्पीसीज है। दुनिया जहान के जितने भी एनिमल है सबकी कोई ना कोई स्पीसीज है, लेकिन ह्यूमन की कोई और स्पीसीज क्यों नहीं है? क्या हम उससे किसी और को इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो बंदा है, ह्यूमन है, उसका दिमाग, उसकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो भी इसमें जिम्मेदार है, वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, हो सकता है होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान मनुष्य जो हम हैं, इसके भी टाइम में इसकी और स्पीसीज थी, जैसे कि निएंडरथाल। अब वो खत्म क्यों हो गई? बच्चों, अगर हमारे जैसे किसी और बंदा जो किसी और धर्म का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी और रिलीजन का हो, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाला हो, या जिसकी आइडियोलॉजी हमसे कुछ अलग हो, तो उसके साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी न किसी बात को लेकर। लेकिन आज हमारी जो एजुकेशन है वो कितनी अच्छी हो चुकी है, हमारे वर्ल्ड में लॉज इतने अच्छे हैं कि हम आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ करते छोटे छोटे आइडियोलॉजी को लेकर। हमारे पास लॉ है, एक अच्छे हम एरिया में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो इतनी लड़ाइयां नहीं है, पूरी लड़ाइयां जितनी पहले थी कि अपने एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को रखने के लिए होमो सेपियंस और निएंडरथाल इनके बीच में भी कंफ्लिक्ट हुए थे। ऐसे हमारे पास एविडेंस है जिसके
जिसके कारण वो खत्म हो गई। अब वही क्यों खत्म हुए, हम क्यों खत्म नहीं हुए, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं है कि हमारी स्पीशीज खत्म हो गई और जो निएंडरथाल्स थे वो यहाँ पर बच जाते। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, ऐसा है कि एक हम एग्जांपल लेंगे चिंपैंजी का। एक चिंपैंजी को किसी आइलैंड पर रख दिया जाए और एक बंदा, एक होमोसेपियंस, उसे किसी आइलैंड पर रख दिया जाए, तो कौन होगा जो अच्छे ढंग से सर्वाइव करेगा? बिल्कुल होमोसेपियंस तो नहीं करेगा, चिंपैंजी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी आर्ट है, उस जगह पर एग्जिस्ट कर सकने के लिए, उस जगह पर जिंदा रहने के लिए हमसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हमसे ज्यादा उछल कूद कर सकता है, ये चीजें। अगर एक ह्यूमन और एक जो चिंपैंजी है इसमें लड़ाई करवा दी जाए तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है कि चिंपैंजी जीतेगा, ह्यूमन नहीं। क्यों? चिंपैंजी के पास हमसे ज्यादा मसल पावर है, हमसे ज्यादा उछल कूद कर सकता है, डर नहीं है उसको, ठीक है, डर तो हमें भी नहीं है। लेकिन अगर ये 5-5 में आ जाए फिर भी चिंपैंजी। लेकिन अगर ये 1000 के ग्रुप में हो, 1000 चिंपैंजी एंड 1000 ह्यूमन, फिर क्या होगा? बिल्कुल ह्यूमन जीतेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में सहयोग करते हैं, इंटरवाइंड है वो एक दूसरे में, ठीक है ना बच्चों। एक दूसरे जो एक टीम वर्क में काम करते हैं वो, ठीक है ना। इसके कारण वो जीतेंगे, एक साथ मिलकर वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चिंपैंजी ऐसा नहीं कर सकते, उसमें उनके बीच में बात ही नहीं बनेगी, कोई ना कोई लड़ते रहेंगे, वो उनमें डिसिप्लिन की बहुत कमी होगी। लेकिन ये ह्यूमंस में नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी 1 लाख या 50,000 60,000, कोई भी इंटरनेशनल स्टेडियम या लोकल स्टेडियम, क्रिकेट का हो चाहे फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, कोई भी हो, उसमें क्या 1 लाख ह्यूमंस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। उनकी आपसी समझ इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि वो 1 लाख आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन क्या चिंपैंजी बैठ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जो कि ह्यूमंस में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों। अब हम इसके बाद में एक और एग्जांपल से पता करेंगे कि हम इस इवेंट का, इस क्लास का को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने में कितने लोग हैं? ये बोर्ड है जिसने इसको बनाया है, क्या मैं उसे जानता हूं? ये मार्कर, किसी कंपनी ने इसको बनाया है, क्या मैं उसको जानता हूं? ये कैमरा, जिससे आप ये सब रिकॉर्ड करके देख रहे हैं, इसको किसने बनाया है? किसने इसको इंपोर्ट किया है किसी वेस्टर्न कंट्री से, यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो ये इस एकेडमी के मालिक हैं, ये जो हम इंटरनेट से इसे देख रहे हैं, गूगल है, यूट्यूब है, कितने ही इसमें लोग जुड़े हुए हैं जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस पूरे इवेंट को बना रहे हैं। मैं इन सभी को नहीं जानता, लेकिन हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ने, हमारी सहयोग करने की भावना ने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, इससे हम कह सकते हैं ये बात को, ठीक है। अब एक चिंपैंजी, अगर हम उसके पास जाएं और उसे कहें कि ऐसा करो, ये जो तुम्हारे पास 5 kg बनानास हैं ये मुझे दे दो, तो तुम जो चिंपैंजी का हेवन है वहां पर जाओगे। क्या हम ये बात कहकर उसे कन्विंस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो इंटेलेक्चुअल लेवल है ही नहीं जो हम में है, ठीक है ना। इतनी जो हम फिक्शन है, जो हम फिक्शन में जीते हैं, जो हम एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, वो सिर्फ ह्यूमंस कर सकता है। जैसे उसे हेवन के सपने दिखाना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। अब एक बात और फिक्शन की बात है कि हम किसी से कोई सामान लेते हैं तो उसे करेंसी या नोट दे देते हैं, और वो हमें उसके बदले में वो कुछ सामान, चाहे 5 kg बनाना हो, चाहे एप्पल हो, कुछ भी हो, वो दे देगा। अगर आज से कुछ 1000 साल पहले चले जाए तो क्या हम सोच सकते हैं कि एक ग्रीन पेपर, जिसे हम नोट कहते हैं, वो
जो हमारा एप्पल है या बनाना है उसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिससे हमने उस फिक्शन को, उस कागज के पेपर के एक नोट को उस वैल्यू के बराबर मान लिया है। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या हमारा जो आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने एक बॉन्ड जारी किया एक नोट के फॉर्म में कि आप ये नोट दे दीजिए और उसकी वैल्यू है जो वो उस एप्पल या 5 kg एप्पल या उसके जितनी वैल्यू के बराबर है, चाहे वो 100 रुपीज है, 200 है, 500 है, एज वेल जो भी है, ठीक है ना। तो कितनी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर निकल कर आती है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम समझेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। जैसा कि बच्चों ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसी पर हम चर्चा करेंगे। ओसामा बिन लादेन, अब ये एक खास आइडियोलॉजी पर काम करता है। ओसामा बिन लादेन, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, एक टेररिस्ट था। दुनिया में सबसे बड़ा टेररिस्ट माने जाने वाला एक बंदा था ओसामा बिन लादेन, जिसने कि अमेरिका के WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक अटैक हुआ था। उस अटैक में थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे जो इंजर्ड हुए थे या उनको नुकसान हुआ था या इससे इफेक्ट हुए थे। न जाने कितनी फैमिलीज इनसे जो इफेक्ट हुए, उन्होंने अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को लॉस कर दिया, सिर्फ WTC पर हुए एक अटैक की वजह से। और अटैक किसने करवाया था? ओसामा बिन लादेन ने। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का एनिमी था। पर ये अमेरिका क्या था? क्या ये अमेरिका की सरकार? बिल्कुल, वो अमेरिका की सरकार को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। अमेरिका के एथिक्स, वहां के रिचुअल्स, वहां की परंपराएं, वहां के ट्रेडिशन उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन वहां के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वहां की करेंसी, वहां के नोट, अमेरिका के डॉलर, इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि फिक्शन, हम फिक्शन में ज्यादा यकीन करते हैं। फिक्शन के कारण ही हमने इतनी बड़ी दुनिया खड़ी कर दी है। एक यूरोप जो किसी टाइम पर इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर झेल रहा था, आपस में उसके उन देशों के जो रिलेशन थे इतने बैड थे, इतने बुरे, इतने खराब हो चुके थे, लेकिन वही यूरोप आज सबसे पीसफुल रीजन है। सबसे अच्छा रीजन अगर दुनिया में माना जाए पीसफुल तो वो यूरोप है। उनमें ऐसी बाउंड्रीज नहीं है कि जैसे हमारे में है। हम पाकिस्तान जाना चाहे सीधा नहीं जा सकते, हजारों फॉर्मेलिटीज है, वीजा एप्लीकेशन है, वीजा मिल भी जाए तब भी कई बार दिक्कत आ जाती है ना। बॉर्डर्स हैं और इतने बॉर्डर्स हैं कि हमारे मन में उनके प्रति बहुत लोगों में ऐसी फीलिंग आ चुकी है कि वो पाकिस्तान के लोग हैं, हमसे अलग हैं। बल्कि वे वही लोग हैं जो कि हमारे एक अखंड भारत कहे जाने वाले एक जियोग्राफिकल लैंड का हिस्सा थे। ठीक है ना बच्चों। अब फिक्शन रियलिटी में हम ज्यादा रहते हैं और जो बिना होमोसेपियंस हैं, जो एनिमल्स हैं, जो हमसे अलग हैं, वो कभी फिक्शन रियलिटी में नहीं रहते। सिर्फ और सिर्फ जो मॉडर्न चीजें हैं, जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, उन पर विश्वास करते हैं। अब फिक्शन क्या है? फिक्शन के कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि एक कंपनी ने एक फैक्ट्री शुरू की। फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने लगे वो। अब फैक्ट्री में कौन कौन है? देखिए, फैक्ट्री में सबसे पहले उसके CEO हैं या उसके मालिक हैं, उसके MD हैं, है ना बच्चों। उसके बाद उसके जो बड़े मैनेजर हैं, फिर सुपरवाइजर हैं, वर्कर हैं और भी लेबर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है, यहाँ पर जो टूल्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर बहुत सी चीजें हैं। अब हम किसे मानेंगे कि कंपनी क्या है या फैक्ट्री क्या है? क्या ये सभी मिलकर फैक्ट्री है? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये इनमें से कोई एक बंदा फैक्ट्री है? अगर फैक्ट्री का CEO ना हो,
अब हम फैक्ट्री के एग्जिस्टेंस से बात करेंगे कि हम फैक्ट्री किसके कारण इसे फैक्ट्री कह रहे हैं। अगर इसका सीईओ या एमडी मर जाए, उसका मर्डर हो जाए, तो क्या ये फैक्ट्री खत्म हो जाएगी? नहीं, नया सीईओ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या इसका मैनेजर है जो इसको मैनेज करता है, जो उसकी पूरी प्रोडक्शन लाइन को देखता है, क्या वो कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैनेजर मर जाए तो फिर क्या होगा? नया आ जाएगा। क्या इसका सुपरवाइजर या इसकी वर्कर क्लास है जो, वो है? अगर हम किसी सारे वर्कर क्लास, सारे लेबर को, सारा स्टाफ, चाहे सीईओ हो चाहे मैनेजर हो, सबको बदल दें, क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। उसमें नई भर्ती आ जाएगी, नए लोग शामिल हो जाएंगे। तो क्या उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसकी प्रोडक्शन लाइन है, अगर प्रोडक्शन लाइन में खत्म हो जाए किसी तरह से, कोई ऐसी ट्रेजडी आ जाए वहां पर, किसी भूकंप के कारण, अर्थक्वेक के कारण, या किसी फ्लड के कारण ये खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या फैक्ट्री खत्म हो जाएगी? नहीं, ये रिप्लेस हो जाएगी, नई प्रोडक्शन लाइन आ जाएगी। क्या अगर यदि फैक्ट्री की बिल्डिंग है या उसकी बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, सरकार उसको इलीगल कर दे या किसी तरह से वो गिर जाए, तो क्या फैक्ट्री खत्म हो जाएगी? नहीं, वो नई जगह पर कोई लैंड लेकर वहां पर फैक्ट्री फिर से बना देंगे, फैक्ट्री भी नहीं है। तो क्या है? क्या उसमें जो शेयर्स हैं, जो उसके पेपर्स हैं, जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, वो है कंपनी। अगर सारे इन शेयर्स क्रैश कर जाएं, गिर जाएं, वो खराब हो जाएं, या वो कंपनी दिवालिया हो जाए, तो क्या कंपनी नहीं रहेगी? तो उस पर एक नए शेयर इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो कंपनी तो फिर भी रहेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी ना तो शेयर पर डिपेंड है, ना किसी प्रोडक्ट पर डिपेंड है, ना उसके जो वर्कर है उस पर डिपेंड है, ना किसी टूल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी प्रोडक्शन लाइन पर, किसी पर भी डिपेंड नहीं है। तो कंपनी है क्या? एक्चुअल में कंपनी है एक फिक्शन, एक कल्पना। और ये फिक्शन क्या है? हो सकता है किसी बंदे ने, कोई बंदा गया गवर्नमेंट के पास, उसने लीगली किसी कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन पेपर वो कंपनी है? हो सकता है कि जो उसकी अलाउंस है उसको गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन है उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन के साथ वो फिर शुरू हो जाएगी, तो क्या फिर वो कंपनी थी? तो ये फिक्शन रियलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ठीक है ना बच्चों? इसी यही फर्क है होमो सेपियंस और इसके अलावा जितनी भी वर्टिब्रेट स्पीशीज हैं, चाहे निएंडरथाल्स हो या कोई और चिंपैंजी हो या कोई और एनिमल हो, ये एक बड़ा डिफरेंस है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे ह्यूमन की डेवलपमेंट की, इसमें डेवलपमेंट कैसे हुई। अब देखिए सर, बच्चों, ह्यूमन छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने लगा था, ठीक है ना। अभी क्यों रहने लगा था इस पर बात करेंगे। जंगल में रिसोर्सेज कम हो गए थे, तो एक दूसरा कारण था कि जो जंगल में रहने वाले ह्यूमन थे, उनको खाने पीने के लाले पड़ गए थे। कैसे? पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी, और कुछ बार क्या होता कि उन्हें हंटिंग करते थे वो ज्यादातर ना, हंटिंग करते थे, तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, रोज कुछ ना कुछ मीट खाने को मिल जाता। लेकिन कभी ऐसा दिन आया कि उसे उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला, कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तो इसके बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होने लगे। तो इसके लिए उन्होंने जंगल से बाहर आके जंगल में ही कुछ कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, कुछ ग्रुप्स में रहने लगे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने डोमेस्टिकेट किया, डोमेस्टिकेशन किया किसका? एनिमल एंड प्लांट्स का। अब इनका एनिमल्स और प्लांट का डोमेस्टिकेशन क्या था? यही एनिमल्स किसी टाइम में जंगल में रहा करते थे, ठीक है ना। एक टाइम था जब इनके पास जंगल में एनिमल्स बहुत ज्यादा थे, और एक टाइम ये था कि उनको खाने के लिए कुछ भी ना मिले, तो एनिमल्स को वो पालतू बनाकर अपने पास रखने लगे, ठीक है ना। जैसे गाय थी, अपने काऊ है, पिग है, सूअर है, डोंकी है, इन सभी को अपने पास रखने लगे, ताकि जरूरत में
इनके मीट को भी काम लिया जाए, इनका जो प्रोडक्ट है, चाहे मिल्क है, चाहे इससे वूल है, इससे कपड़े बनाएंगे, उनको भी काम लिया जाने लगा। और इसके बाद प्लांट एग्रीकल्चर, अब ये क्या था? एग्रीकल्चर, जो जंगल की जितनी भी क्रॉप थी उनको डोमेस्टिकेटेड किया गया, वो एग्रीकल्चर थी। कैसे? ह्यूमन ने ऑब्जर्व किया कि कौन कौन सी क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें कैसे एनवायरनमेंट में, कैसे क्लाइमेट में, और उसका सीजन क्या है, कैसे वो होती हैं, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद वो जब जंगल से बाहर आकर रहने लगे कॉलोनीज में, तो वो उन्होंने उस अकॉर्डिंग वो जो फसलें थी, वो क्रॉप्स थी, उनको सीड किया, उनको बोया, और 4 या 5 महीने या 6 महीने तक इंतजार करने के बाद उससे प्रोडक्शन उनको मिला। ठीक है ना बच्चों? इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस चल रहा था। अब एक चीज और हुई इसके बीच में, फायर। इसका क्या रोल था? इससे पहले तक जब जो ह्यूमन था वो नोमैडिक, नोमैडिक होता है खाना बदोश, नोमैडिक ह्यूमन के रूप में इधर उधर घूम रहा था, तो क्या था कि उसे फूड की, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आने लगी थी, एक प्रॉब्लम आने लगी थी, जिसके लिए उन्होंने ये रिफॉर्म शुरू किए थे, अपने रेवोल्यूशन शुरू किया था। तो उस टाइम में उसको, जो उसका खाना था, उसके च्यू करने में, उसको खाने में 9 to 10 आवर्स डेली, उसमें ये 6 to 7 आवर्स थे बच्चों के लिए, डेली इतना टाइम उसको खाने में लगता था। क्यों? क्योंकि जो मीट है, जब तक उसको बेक नहीं किया गया, उसको खाना एक तो मुश्किल होगा, ठीक है, एक वो टेस्टी भी नहीं था। फायर के आने से उसको बेक करके खाने लगे लोग, ठीक है, इससे एक तो वो डाइजेस्टिव हो गया, अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने लगा, पचने लगा। एक दूसरी बात ये हुई कि वो टेस्टी हो गया। अब इससे उनका टाइम भी बचने लगा, टाइम बचने लगा तो खाली दिमाग, समय ज्यादा, खुरापाती दिमाग कुछ ना कुछ इन्वेंशन करेगा। तो इन्वेंशन हुई खेती की, एग्रीकल्चर की। ठीक है बच्चों? अब एग्रीकल्चर से हम आगे बढ़ेंगे। नोमैडिक इंडियन अब जगह पर रुक कर खेती कर, नोमैडिक था जो घूम फिर कर रहता था, एक जगह पर वो खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। अब एक टाइम था जब उनके पास प्रोडक्ट ज्यादा होने लगा। जब ये प्रोडक्ट ज्यादा होने लगे तो क्या हुआ? तब उन्होंने इन्हें स्टोर करना शुरू कर दिया, ताकि ऐसा सीजन जब हमारे पास कुछ खाने को ना हो तो हम इसे काम में ले सकें। अब जब उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होने लगा तो वो क्या सोचने लगे कि अब उनको किसी को और को भी दे दें, तो ट्रेड शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया। एक कॉलोनी जिसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं, जिससे हम कबीला कह दें, कुछ भी कह दें, उसके वो दूसरे, ठीक है ना, व्यापार शुरू हो गया, तो ये अगले को बेचेगा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, एक कबीले वालों ने या एक ग्रुप ने, कि इस जो एक्स्ट्रा इनके पास प्रोडक्शन है, इसकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक बंदे को चीफ बना दिया। भाई जब आप हमारे सरदार हो कबीले के, आप हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है ना। सिक्योरिटी के लिए उस कबीले का जो लीडर था उसको बना दिया गया, जो उसको देखता था, एक के ट्रेड ट्रेड से जो उनको देखता था वो, ठीक है ना। धीरे धीरे इस तरह से ट्रेड शुरू हो गया। अब इसके बाद आई बात टूल्स की। अब टूल्स क्या थे? पहले तो जो टूल्स थे, स्टोन के टूल्स थे, जिससे कि वो शिकार हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे, उनको कट करते थे, तो वो टूल्स उतने अच्छे नहीं थे। उनको ज्यादा पॉलिश करके, अच्छी तरह से उनको घिसा घिसा कर, उनको ग्राइंड करके अच्छे हथियार बनाए गए, ठीक है ना। अभी हथियार 3 स्टेजेस में थे, 3 एज में थे। ये एज कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी स्टोन एज, सेकंड वाज ब्रॉन्ज एज, एंड द लास्ट एंड थर्ड वाज आयरन एज। अभी क्या थे जो स्टोन एज थी? इसमें सिर्फ बंदे को, ह्यूमन को स्टोन के बारे में पता था, उसी से हथियार बनाए थे, उसी से व्हील बनाया था। जब पहली बार व्हील बना, टायर बना,
तो उससे कार्ड बना और कार्ड से हम इधर उधर ट्रेड करने लगे, आसान हो गया, ठीक है ना, टाइम बचने लगा हमारा। इसके बाद आया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में हमारे पास टिन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो नहीं, टिन जैसी कुछ मेटल्स हमारे पास आई, उससे हमने कुछ बर्तन बनाए, कुछ हथियार, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ टूल्स, ये सभी हमने ब्रॉन्ज एज में बनाए, ठीक है ना। इसके बाद ही आयरन है, जब हमारे पास लोहे की खोज हुई, इसके साथ साथ मॉडर्न वेपन बनने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो गए इसके कारण। हालांकि ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब ब्रॉन्ज एज के बाद जब आयरन एज आई तो इसमें क्या था, हथियार बने। इन्हीं तीनों के दौरान एक सिविलाइजेशन शुरू हुआ। अब सिविलाइजेशन क्या था, वो तो सिविलाइजेशन था कि लोग एक सभ्य तरीके से एक साथ आकर लहराने लगे, सिविल लोग बन गए। सिविल यहीं से आए ना, हम सिविल लोग हैं, सभ्यता से रहते हैं, तो अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड होकर वो रहने लगे। अर्बन सिविलाइजेशन आया, अर्बन शहरों में रहने लगे, ठीक है ना, एक साथ रहने लगे, उनकी जो कल्चर था वो डेवलप हुआ। अब इतना सब कुछ करने के लिए, आपस में इतना बड़ा जखीरा खड़ा करने के लिए, इतना ताम झाम करने के लिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो की रोल था वो था लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज कैसे आई इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। पानी पी रहा था। तो बच्चों लैंग्वेज कैसे एग्जिस्ट में आई, शुरू में लैंग्वेज कैसी थी, क्या वो सिर्फ एक सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, जो संकेत कहते हैं ना उसको, कैसे सिंबॉलिक थी, या कुछ स्क्रिप्ट भी लिखी जाने लगी। अब कुछ बच्चों को स्क्रिप्ट ना पता हो तो बता दूं, जैसे ये लिखा सोसाइटी, ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट क्या है, रोमन। जो लिखा गया जिस तरीके से, ठीक है, हिंदी है, हिंदी लिखते हैं, उसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी। इसी तरह से जो पुराना हमारे एशियंट हिस्ट्री थी, एशियन वर्ल्ड था, उसमें स्क्रिप्ट कैसी थी, कैसे लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे, उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है बच्चों। क्या वो पशु पालते थे, कैसी उनकी सोसाइटी थी, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर के आगे हिस्से में। ये इतना ही था। थैंक यू।